शुरू हुआ नहीं। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव। चलो शुरू करते हैं, फोकस करना। आज से हम देखने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम सबसे पहले देखने वाले हैं बायर और सेलर का डेफिनेशन। फर्स्ट थिंग, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो या पार्टनरशिप एक्ट हो, एक्ट चाहे कोई भी हो, बेस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही रहेगा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर कंपनी लॉ एंड एलएलपी। सो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जितना स्ट्रांग है उतना ही इजी और उतना ही स्कोरिंग आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप होगा, ठीक है। पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत तगड़ा चाहिए, स्ट्रांग चाहिए एकदम। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, सो इसके ऊपर मेहनत करना। नाउ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द डेफिनेशन। सबसे पहला है अपना बायर का डेफिनेशन, फिर है सेलर का डेफिनेशन। बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू द बाय। बायर मतलब ऐसा बंदा जो खरीद रहा है या खरीदने को एग्री कर रहा है, अभी खरीदेगा या बाद में खरीदेगा, खरीदना जरूरी है। सेलर मीन्स द पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल, मतलब जो अभी बेच रहा है या बाद में बेचेगा। पता नहीं कौन से नशे करके डेफिनेशन बनाई है। आगे बढ़ते फोकस करना है, एकदम वाहियात डेफिनेशन। बायर हु बाइज, सेलर हु सेल्स। वाह वाह वाह। नेक्स्ट डेफिनेशन है गुड्स की। ये थोड़ी सी खास डेफिनेशन है, साइज पर से भी समझ में आता है, कई बार साइज पर से समझ में आ जाता है। सो ऐसे सिचुएशन, अरे साइज पर से डेफिनेशन समझ में आता है ना यार, क्या गलत बोला। लेट्स गो। सो गुड्स, पहले वर्ड यूज किया है मींस। नॉर्मली मींस वाले डेफिनेशन होते हैं एग्जॉस्टिव। बुक लाइए जीवन में, गलती से ऐसे घर पे बैठे थे, बैग खुली पड़ी थी, उधर से हवा आई, टेबल के रखे हुई बुक ऐसे बैग में गिर गई। ऐसा हुआ तुम्हारे साथ गलती से ऐसा? फिर वो बैग गलती से तुमने उठा के वैसे ही ला ली, ओ शिट मैंने बुक ला ली। ऐसा कुछ हुआ कभी तुम्हारे साथ में? सो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एवरी काइंड ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल। व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी? जिसको पकड़ के इधर उधर हिला सकते हैं। अब क्या हुआ जीवन? अरे ये टेबल मूवेबल है, इसको पकड़ के इधर उधर नहीं हिला सकते हैं यार। अरे क्या तकलीफ है लाइफ में। सो गुड मीन्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन क्या बोले एक बार से एक्शनेबल क्लेम्स। व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम्स? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, सुना है ना? एंड मनी, पैसा भी गुड्स नहीं होता। अब जब वो बोलते हैं मनी, मनी दो टाइप का होता है बेटा। कितना टाइप का मनी होता है? दो। पहला जो मनी चलन में है, चलन में है मतलब मित्रों आज रात 8 बजे से क्या लाया? आज रात 8 बजे से 1000 और 500 रुपए के नोटों को लीगल टेंडर माना नहीं जाएगा, और हम पूरी देश की जनता के नोट लगा देंगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो हाँ सर ना। अब मुझे बताओ 500 और 1000 की पुरानी नोट तुम्हारे पास है, कोई फायदा है उसका? जोर से बोलो सर ना। उससे एरोप्लेन बन सकता है या हुडी बन सकती है, बोलो हाँ है ना? लेकिन अभी जो तुम्हारे पास 2000 की नोट है वो भी बंद हो गई है। 2000 की नोट है तुम्हारे पास, घर में कैश जमा करके रखा होगा एकदम बेड के नीचे दबा दबा के, हाँ है ना? तो मुझे बताओ अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या उस चीज को हम मनी मानते हैं? नहीं। तो जो चलन में है, जैसे अभी 500 की एक ही नोट बेचारी जिंदा है, अरे हाँ या ना? 500 की एक ही नोट जिंदा है, 2000 की नोटें बंद हो गई है। अब जीवन में जिएंगे कैसे? तो 500 की नोटों के भरोसे पे ही जीना पड़ रहा है, बोलो हाँ या ना? आपको पता है जितना कम डिनोमिनेशन होगा ना नोटों का, उतना करप्शन कम होगा। मतलब बीच में कुछ वीडियोस रिलीज हुए थे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे। जिस दिन इंडिया में नोटों का हाईएस्ट डिनोमिनेशन 50 रुपीज हो जाएगा, उस दिन करप्शन हो ही नहीं सकता। घूस देने के लिए तुमको 50-50, मतलब घूस देने के लिए 1 करोड़ की घूस देनी है तो सोचो 50-50 रुपए के कितने नोट लेके जाने पड़ेंगे, ट्रक भर के लेके जाना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है तुमको? हाँ है ना? तो कितना डिफिकल्ट काम है, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है घूस देना फिर। और दूसरा, अगर घूस आप दे नहीं पाए तो काम आपके होंगे नहीं। समझ में आए? तो किसी को घूस नहीं मिलेगी। अब किसी को घूस नहीं मिलेंगे तो सब चुपचाप काम करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो। या एटलीस्ट घूस का रेट कम हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं रहेगा। क्लियर है कंसेप्ट? और फिर उसके बाद में एक और काम कर देना चाहिए, फिर सब लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे शिफ्ट हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना? बस उसके बाद में एक ही काम कर देना चाहिए, जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर 0.2% टैक्स लगा देने का, नॉर्मल टैक्स खत्म। ठीक है, मतलब 100 रुपए अगर आप यहां से किसी को पे करते हो तो उसके अंदर 20 पैसा तुमको बैंक को देना पड़ेगा,
और बैंक से ये टैक्स गवर्नमेंट वसूल करे। इतना मस्त सिस्टम बन सकता है ना। मेरे को लगता है डाउन द लाइन एक आधा और वीडियो आएगा मोदी जी का, मित्रों आज रात 12 बजे से तुम्हारी लग गई, क्योंकि 500 और 100 के नोट इसके बाद में लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। 200 भी, हाँ 200 भी। ऐसे धीरे धीरे वो नीचे आ रहे हैं, लिटिल। आप देखो उन्होंने कितना भारी गेम खेला। 500 1000 की बंद की, हाँ 2000 की लाई, 2000 की बंद कर दिया, 500 की बची। समझ में आ रहा है? मतलब जो पहले 1000 के नोट थे अब वो चलन से बाहर है, अब 500। अब कुछ दिनों बाद में वो क्या करेंगे, 200 की नोट है ना, उसमें और एक नहीं लाएंगे, फिर 500 बंद। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। यही गेम चल रहा है। फिर 100 की नहीं लाएंगे, 200 बंद, फिर 50 की नहीं लाएंगे गेम ओवर समझ में आ रहा है? तो बेस्ट चीज है जीवन में। और सच में करप्शन कम होगा ईमानदारी से। 50 रुपए में कौन करप्शन करेगा मेरे को बताओ? ये जो इतने खाते करोड़ों से, इनको शर्म नहीं आती, ठीक है? इतने करोड़ों से खाते हैं जितने लोग, उनको इमेजिन करो किसी गवर्नमेंट टेंडर के लिए 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तुमको 3 करोड़ देने, कैसे दोगे? 50 रुपए की नोट लाऊंगे कहां से? 50 रुपए की नोटें इतनी। समझ में आ रहा है सबको? और इंडिया का यूपीआई पेमेंट इतना भारी हो चुका है, इंडिया के यूपीआई पेमेंट को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश कॉपी कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ सब्जी वाला भी वो क्यूआर कोड लेके बैठता है। 7 रुपए देने तो भी स्कैन करके आप 7 रुपए दे सकते हो। कंजप्शन 1 रुपए देना तो भी स्कैन करके दे सकते हो। इससे ज्यादा क्या, मतलब जितने चार्जेस उससे कम पैसे दे सकते हो तुम। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। सो दिस इज अ थिंग। तो जो मनी अभी चलन में है, चलन में मतलब फिलहाल चलन में है हमारे पास में अप टू 500 के नोट्स, बोलो हाँ है ना? अरे बोले सर ना। तो इसको हम गुड्स नहीं मानेंगे। इसको हम गुड्स मानेंगे क्या? नहीं। पर जो मनी अभी चलन के बाहर है, चलन के बाहर कौन है? बाहर या बाहर? बाहर, जो भी है। जो मनी चलन के बाहर है, जैसे 2000 रुपए के नोट, 1000 रुपए के नोट, क्लियर है कंसेप्ट? इन नोटों को हम एंटिक्स मानते हैं। क्या मानते हैं बोले एक बार उसे? एंटिक। एंटिक मतलब विंटेज कलेक्शंस। और ये विंटेज कलेक्शंस को हम गुड्स मानते हैं। क्या मानते हैं बोले एक बार उसे? गुड्स। तो चलन वाले पैसों को हम गुड्स नहीं मानते, पर चलन के बाहर वाली चीजें। अब तुम्हारे पास में समझो 1 पैसा का कॉइन है, मेरे घर पे एक पैसे का कॉइन है, एंटिक कलेक्शन। अभी और उसको 20-30 साल अगर मैंने अच्छे से रखा ना, तो उसको एक वैल्यू, एंटिक वैल्यू बन जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो उसको गुड्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यस। क्लियर है कंसेप्ट सबको? यस और नो? नीचे includes stock and share, growing crops, grass and things attached or forming part of the land। बोले जमीन से जुड़े हुई जो चीजें हैं, अगर वो तुमने जमीन से जुड़ी हुई चीजें रखी तो कुछ नहीं है, पर तुमने उखाड़ ली। तुमने क्या बोले एक बार उसे? उखाड़ ली। जैसे झाड़ जमीन से जुड़ा, तुमने समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले ऐसा ना, तो गुड्स बन जाएगा। जब तक वो जमीन से जुड़ा हुआ है तब तक वो गुड्स है क्या बोले एक बार? नहीं। पर जिस वक्त आप जमीन से उसको उखाड़ लोगे, वो चीज क्या बन जाएगी बोले एक बार? जो है गुड्स। क्लियर है कंसेप्ट? अब इसमें एक और एग्जांपल है। आपने देखा ना कई सारे कंस्ट्रक्शंस में मुरुम लगता है, मुरुम। ये पहाड़, आप कई बार बाहर जाते होंगे तो आपने देखा होगा हाईवे बनाने के लिए पहाड़ खोदते, पूरा पहाड़ खोद डालते, हाँ है ना? वो अभी तो जो अपने नितिन गडकरी जी, बांधकाम मिनिस्टर, हाँ है ना, का खतरनाक नुसता बांधते ही जा रहे हैं, पागल जैसे बांधते जा रहे हैं। चांदनी चौक को तो उन्होंने चांदनी रात बना दिया है। समझ में आ रहा है सबको? कहां आदमी जाता है उसको खुद को समझ में नहीं आता, नशे में ही लगता है। वो चौक में बिना नशे का नशा हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले ऐसा नो। अब इतना बड़ा पहाड़ उन्होंने खोद डाला, उसका जो मुरुम है वो जब आपने पहाड़ से बाहर निकाला, देखो जब तक वो पहाड़ में था तब तक वो गुड्स नहीं था, पर जब आपने उसको ट्रक में भर दिया वो क्या बन जाएगा बोले एक बार? उसे गुड्स। तो जब आप चीजें लैंड से जुड़ी हुई चीजें उनको लैंड से डिटैच कर दोगे तो वो बन जाएगा गुड्स। ठीक है? विच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर द सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कई बार गन्ना होता है, गन्ना, बोलो हाँ है ना? शुगर इंडस्ट्रीज गन्ना परचेस करते हैं, और वो गन्ना कैसे परचेस करते हैं? ऐसा नहीं 1 क्विंटल 2 क्विंटल। वो क्या बोलते हैं, ये 10 एकड़ का खेत है, 10 एकड़ का एक खेत का पूरा गन्ना मेरे को चाहिए। कह रहे अभी गन्ना तोड़ा भी नहीं है, 2 महीने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 2 महीने के बाद आप शुगर इंडस्ट्री को गन्ना दोगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो। तो उसको भी गुड्स माना जाएगा। एक्शनेबल क्लेम्स आर द क्लेम्स can be enforced only by an action, for example a debt on not a movable property, और क्या बोले एक बार जैसे गुड्स। जी बिल ऑफ एक्सचेंज, promissory note,
इनको आप गुड्स मान नहीं सकते, जैसे डिबेंचर्स वगैरह हो गया। ठीक है, अब इस मामले में थोड़ा सा शेयर डिबेंचर के ऊपर डिस्प्यूट है कि उनको गुड्स मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, आगे जाके हम इसको क्लियर करेंगे, डोंट वरी। उसके नीचे एक छोटा सा डायग्राम दिया है कि गुड्स के अंदर क्या क्या क्लैरिफिकेशन है। फिर उसके बाद में दो टाइप के गुड्स इन्होंने मेंशन किए हैं। पहला गुड्स है एग्जिस्टिंग। कौन सा गुड्स है बोले एक बार जैसे एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग मतलब, एग्जिस्टिंग मतलब जोर से बोलो, जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त प्रेजेंट है, द गुड्स विच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच अ गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दीज आर ओन्ड और पजेस्ड बाय द केवल एक बाजू से सेलर। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी भी शॉप में जाते हो, डीमार्ट वगैरह में जाते हो, डीमार्ट में जाते हो, बोलो हाँ है ना, बोले ऐसा ना दो चार चीजें ऐसे, बोलो हाँ है ना। सो डिमांड में जाते हो तो कौन चीजें कुछ बैग में डालते हो, थैली में डालते हो, तो वो चीजें एग्जिस्टिंग गुड्स है, ऑलरेडी रेडी है, जिस दिन तुम परचेस करो उस दिन तुम्हारे हाथ में है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। और दूसरे होते हैं फ्यूचर गुड्स। द फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स मतलब जो आगे बनेंगे। शादी किसकी करवाई थी उस दिन अपन ने, शादी करवाई थी ना, आशा की, आशा की अपन ने शादी करवाई थी, याद है। शादी तो हो गई पर वो नहीं हो पाया। अरे शेरवानी नहीं आई थी उसकी, अच्छा सोचो जीवन में शेरवानी आई थी क्या। अब आशा ने जब शेरवानी की ऑर्डर दी, काय की ऑर्डर दी, शेरवानी, जिस दिन ऑर्डर दी उस दिन रेडी था क्या, नहीं। कब मिलने वाला था, शादी के दिन पे। तो मुझे एक बात बताओ, शेरवानी शादी के दिन पे आएगा तो एग्जिस्टिंग गुड्स हुआ या फ्यूचर गुड्स हुआ। समझ में आ रहा है, तो वहां एग्जाम्पल लिख कर रखो फटाफट फटाफट। डी मार्ट परचेज ऑफ गुड्स by adding to cart। दूसरा फ्यूचर गुड्स, ऑर्डर फॉर टेलर मेड क्लोथ्स, ऑर्डर फॉर टेलर मेड क्लोथ्स। देख लिया हमने, हाँ है ना, जोर से बोले सर नो। ये चीज होने के बाद में आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक गुड्स। व्हाट इज स्पेसिफिक गुड्स, जरा इसको रीड करते हैं सब जन साथ में। मीन्स गुड्स से रेडी, 1 2 3 बोलो क्या है। Means a goods identified or agreed upon the time of the contract of the sale has been made. Identified or agreed at the time of the contract. Specific goods may be distinguished from the generic uncertain goods defined only by the description and not identified or agreed upon. Certain goods have been held to mean a goods identified in accordance with the agreement after contract of sale has been made. For example, medicine as per क्या बोले एक बार उसे need. Do you know what is generic goods? Generic goods क्या है, जनरल गुड्स। जोर से बोलो, कौन से गुड्स है बोले एक बार, जनरल। काय झालं, ऑनलाइन दिसत नाही का। ओके ओके, मुझे एक बात बताओ, अनसर्टन और असर्टन गुड्स का मीनिंग कोई है, क्या बोला ये। ओके, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना है, ठीक है। आ जाओ। तुम कभी तुम्हारे मॉम डैड के साथ बिग बाजार वगैरह गए हो, बिग बाजार या डीमार्ट गए, बोलो हाँ है ना, जोर से बोलो सर ना। ओके, मेरे को एक बहुत जोर से सवाल है, पूछो क्या। डीमार्ट में नॉर्मली आप एक एरिया में जाते हो जहां पे ऐसे बड़े 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 कंटेनर वेसल रखे रहते हैं, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ऐसा ना, उसमें पूरा धान पड़ा रहता है, चावल गेहूं, बोलो हाँ या ना, दाल वगैरह, और फिर उसमें वो पाइली होती है, वह डाल के तुम पॉलीथीन के बैग में भरते हो, बोलो ऐसा ना, फिर उसका वेइंग करना पड़ता है। ओके, अब समझो ये वेसल है, इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे
क्या चावल, क्या गेहूं, गेहूं कौन से, कलर साबूदाना, कैसी जिंदगी है। सो ये कलर, गेहूं का कलर लेना पड़ेगा। एक गेहूं दिख रहा है, गेहूं नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। अब ये जो वेसल है ये वेसल के अंदर बहुत सारे गेहूं पड़े हैं, बीज पड़े हैं, और आपने पाइले डाल के इसमें से एक जग में ऐसे बहुत सारे गेहूं भर लिए, ठीक है, ठीक है, जो इल लिया उसके, हाँ लेट्स गो। अब समझो तुमने जग में, अब मुझे एक बात बताओ, ये इतना बड़ा पाइली है, ये इतना बड़ा पाइली को कहा जाता है बल्क गुड्स। कौन से गुड्स बोले एक बार उसे, बल्क गुड्स। ये बल्क गुड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, अनसर्टन गुड्स। कौन से गुड्स बोले एक बार उसे, अनसर्टन गुड्स। ये अनसर्टन गुड्स में से तुमने ये पाइली बाहर निकाला, तो इस पाइली को कहा जाता है असर्टन गुड्स। कौन से गुड्स बोले एक बार, असर्टन गुड्स। फिर ये पाइली को आप एक कैरी बैग में भरते हो, बोलो हाँ या ना। सो समझो तुम्हारी कैरी बैग दिख रहा है, कैरी बैग गेहूं, अरे बोलना हाँ या ना, इसके ऊपर ये लेबल, ठीक है, हाँ। सो कैरी बैग के ऊपर आपने गुड्स भर लिए, तो ये गुड्स हो जाते हैं स्पेसिफिक गुड्स। कौन से गुड्स बोले एक बार उसे, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। इन कौन सा स्टेट बोले एक बार उसे, डिलीवरेबल स्टेट। समझ में आ रहा है। जब गुड्स बल्क गुड्स में से बाहर निकालते हैं तो हो जाते हैं असर्टन। असर्टन में से जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आते हैं तो क्या हो जाते हैं बोले एक बार उसे, स्पेसिफिक। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोलो सर नो। आइडिया क्लियर है मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं, इस चीज के ऊपर और क्लैरिफिकेशन आएगा, जस्ट वेट। नाउ अगर मैं बोलूं तो गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, goods are said to be in deliverable state when they are in such a condition that the buyer would under a contract be bound to take a delivery of them। गुड्स ऐसे स्टेट में है कि बायर को डिलीवरी लेना ही पड़ेगा, मतलब बायर इमीडिएटली आया तो डिलीवरी लेके जा सकता है, बायर ने उस वक्त डिलीवरी लेना चाहिए जिस वक्त गुड्स आपके पैक करके बाहर निकल गए और आप उसको स्ट्रेट अवे लेके जा सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले एक बार यस नो। तो इस चीज को आपने याद रखना, इनको क्या कहा जाता है, गुड्स इन कौन सा स्टेट बोले एक बार जो है, डिलीवरेबल स्टेट। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी, बोलो हाँ या ना। नाउ डिलीवरी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम जानते हैं अभी डिलीवरी के फॉर्म। यहां डिलीवरेबल स्टेट के लिए एग्जांपल लिख लो, व्हेन द ग्रेन्स आर परचेस्ड फ्रॉम market in packets। The grains are purchased from the market in packets। Done everybody? जोर से बोलो yes or no। ओके, अब ये चीज होने के बाद में डिलीवरी के फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स, कितने टाइप के डिलीवरी होते हैं और किस किस प्रकार से डिलीवरीज को जाना जा सकता है, ठीक है। 3 टाइप के डिलीवरी एक्चुअली होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बोले एक बार से, 3। सबसे पहला डिलीवरी होता है एक्चुअल, दूसरा होता है सिंबॉलिक, तीसरा होता है कंस्ट्रक्टिव। व्हाट इज एक्चुअल डिलीवरी? व्हाट इज एक्चुअल डिलीवरी? जब गुड्स आपको एक्चुअल हाथ में दे दिए, फॉर एग्जाम्पल आशा शादी हो गई और ये बीवी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए कुछ चला गया किसी दुकान में, ठीक है, मेडिकल शॉप नहीं, भिखारी नालायक, कैसे लोग हैं जीवन में। दुकान में गिफ्ट हीरो का हार परचेस करने के लिए गया। क्या परचेस करने के लिए गया? हार। अब नॉर्मली जब आप ज्वेलरी परचेस करते हो, क्या परचेस करते हो? ज्वेलरी, और वो रेडीमेड ज्वेलरी है, तो रेडीमेड ज्वेलरी का डिलीवरी का तरीका और नॉर्मल गुड्स के डिलीवरी का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है? नॉर्मल अगर आप ऐसी दुकान में जाओ, उसको बोलना है भाई एक किलो तांदूल दे, 1 किलो गेहूं दे, तो इमीडिएटली पैक कर,
पैसे दे देते हो आप, जा भग यहाँ से, हो गया। पर तुम ज्वेलरी परचेज करने जाओ तो पहले तुम ज्वेलरी सिलेक्ट करते हो, बोलो हाँ है ना, फिर वो ज्वेलरी को एक डब्बे में डालता है, फिर वो भेजता है काउंटर पे, काउंटर पे तुम पेमेंट करते हो, वहाँ तुमको एक बार ज्वेलरी दिखा के जाती है, तुम्हारी इच्छा है, तुम बोलते हो हाँ मेरी इच्छा है, फिर वो बंद करता है, फिर वो डिलीवरी बॉय के पास भेजता है, डिलीवरी बॉय के पास में वो ज्वेलरी भेजता है, तुम्हारे हाथ में बिल देता है, फिर तुम बिल लेके डिलीवरी बॉय के पास जाते हो, डिलीवरी बॉय को बोलते हो ये ज्वेलरी मैंने खरीदी, डिलीवरी बॉय वापस बॉक्स खोलता है, बोलता है तुम्हारी है, तुम बोलते हो हाँ मेरी है, फिर वो वापस बंद करता है, तुम्हारे हाथ से बिल लेता है, कूपन फाड़ता है, खुद के पास रखता है, एक कूपन बिल तुम्हारे पास देता है, साथ में बॉक्स को पैक करके एक थैली में देता है एकदम ब्रांडिंग वैंडिंग वाले, और तुमको देता है थैली और बोलता है सर गुड डे। कभी ऐसा होता है क्या कि तुम गए पीएनजी पूर्ण गाड़गी रान का ज्वेलर, तुमने बोला ये ज्वेलरी मेरे को पसंद आई 10 लाख की, इमिडिएटली उसने निकाली, हाँ ये लो पैसे दो, हाँ चल भाग यहाँ से, ऐसा हुआ था कभी ज्वेलरी के अंदर? जोर से बोलो ऐसा नो। तो डिलीवरी में भी बहुत सारी चीजें, अब ज्वेलरी शॉप में जो तुम डिलीवरी देख रहे हो वो एक्चुअल डिलीवरी है, और राशन की दुकान में तुम डिलीवरी जो देख रहे हो वो दोनों एक्चुअल डिलीवरी है। कंसेप्ट समझ में? ज्वेलरी रहे, राशन की दुकान रहे, तुमको गुड्स इमीडिएट मिलने वाले हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा नो। दूसरा डिलीवरी होता है सिंबॉलिक। व्हाट इज सिंबॉलिक डिलीवरी? व्हेन देयर इज अ डिलीवरी इन अ टोकन और ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, delivery of the goods in the case of transit may be made by handing over the document of title of the goods। ठीक है, ट्रांजिट में गुड्स है, अगर आपको देना है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपको मिल गया तो डिलीवरी हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी का। आपने देखे होंगे अभी मैच चल रहे हैं, बोलो हाँ है ना? कौन सा कप चल रहा है? एशिया कप चल रहा है, बोलो हाँ है ना? एशिया कप के एंड में ऐसे मैन ऑफ द सीरीज के लिए समझो कार रखी है, ठीक है? मैन ऑफ द सीरीज के लिए क्या रखी है? टाटा। टाटा वालों ने रखी हैरियर कार, बोले जो मैन ऑफ द सीरीज उसको हैरियर कार हमारी तरफ से गिफ्ट, बोलो हाँ है ना? अब जो मैन ऑफ द मैच, समझो मैन ऑफ द मैच लेट्स से बन गया हार्दिक पांड्या। कौन बन गया बोले एक बार उसे? फॉर एग्जांपल हार्दिक पांड्या। और टाटा वालों ने सोचा हार्दिक पांड्या इसको एक्चुअल डिलीवरी दे देते, कार उठाई क्रेन से ऊपर से डाल दी, एक्चुअल डिलीवरी। हार्दिक पांड्या को बोले जेल। चलेगा ऐसा? कुछ चीजों के एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो सकते। जो चीज़ें मूव करना या जिन चीज़ों को मूव करने से कंज्यूमर को डैमेज हो सकता है, वो चीज़ों के एक्चुअल डिलीवरी करना मुश्किल है। कैसा लगेगा? तुम बाइक परचेस करनी है, हार्ली डेविडसन परचेस करने के लिए गया और डिलीवरी के नाम पे क्रेन से बाइक उठे इसके हाथ में दे दी, चलेगा ऐसा? क्योंकि तुमने बाइक परचेस की ना, पर बाइक परचेस करने का तो तुमको क्या देते हैं? वो तुमको चाबी देते हैं। चाबी का एक मस्त वो जो नहीं रहता कैरिकेचर, हाँ है ना? वो इतना बड़ा कैरिकेचर लेते और डाल बोलते, मेरा मतलब अरे सॉरी बोलते ये ले करके, बोलो हाँ या ना? हर जोर से बोलो सुनो। तो कौन सी डिलीवरी हुई बोले एक बार? सिंबॉलिक। एक्चुअल गुड्स डिलीवर हुए क्या? नहीं, सिर्फ सिंबल डिलीवर हुआ है। कैसे डिलीवर हुआ है बोले एक बार? जो से कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। फिर उसके बाद में आती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कौन सी डिलीवरी बोले एक बार? उसे कंस्ट्रक्टिव। ये डिलीवरी तुमसे ज्यादा किसी और को बेटर लेवल पे पता ही नहीं हो सकती, तुमको कंफर्म पता ही है। कोई एग्जांपल दे सकता है? नहीं पता तुमको एग्जांपल? ऐसे फोन खोला, महिंद्रा का टॉप कितना सुंदर है, इधर टुक 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 परचेस, कोड लगा दिया, टिक टिक टिक, हाँ तेरा महिंद्रा का टॉप आ रहा है, बोलो हाँ या ना? इसके अंदर मैं कितनी छान दिखूंगी? अरे जोर से बोलो ऐसा ना। फिर वो कुरियर वाला आता है, हेलो मैडम कहाँ हो जीवन में, ये तुम्हारा टॉप ले गया। हाँ भैया वो एक काम करना, नीचे वॉचमैन खड़े उनके पास में दे देना। फिर वो टॉप देता है वॉचमैन के पास में, बोलो यस और नो? हाँ वॉचमैन भैया मैं आने के बाद में तुम्हारे साथ टॉप पहन, नहीं नहीं सॉरी मैं आने अरे आई मीन टू से तुमसे टॉप लूंगी और बाद में पहनूंगी, बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोलो यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, टॉप किसको डिलीवर होना चाहिए था? अरे बोलो ना, टॉप किसको डिलीवर होना चाहिए था? लड़की को डिलीवर होना चाहिए था जिसने ऑर्डर किया। तुम नॉर्मली क्या बोलते हो? भैया वॉचमैन के पास रख दो। क्या डिलीवरी कंप्लीट हो पाया? नहीं, ये सिंबॉलिक नहीं है, पूरा गुड्स डिलीवर हो रहा है। ये एक्चुअल भी नहीं है क्योंकि लड़की नहीं है। अरे बोलो ना हाँ है, फिर भी ये डिलीवरी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वॉचमैन तुम्हारी बिल्डिंग का है, तुम वॉचमैन को जानते हो, तुम उसके साथ टॉप चेंज कर सकते हो।
अरे बोलो हाँ है ना। तो इस डिलीवरी को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जोर से बोलो, कौन सा डिलीवरी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। वॉचमैन के पास गुड्स छोड़ के चले जाना, दोस्त के पास गुड्स छोड़ के चले जाना, हाँ भैया मेरे पप्पा आ रहे, मेरा भाई आ रहा है, उसके हाथ में गुड्स दे दो, गुड्स ले लेना। दीज आर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, आपको गुड्स डिलीवर नहीं हो रहे ना, आपको सिंबल डिलीवर हो रहा है। गुड्स एक्चुअली मिल रहे हैं पर आपको नहीं मिल रहे, आपके बिहाफ पे किसी को मिल रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, यस और नो। एवरीबॉडी यस और नो? ओके सर तुम कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखवा रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखवाओगे क्या? ओके, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक एडवांटेज आपके पास है, आप इन्हीं चीजों को भी रट के जा सकते हो जैसा का वैसा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पूछा एक्चुअल डिलीवरी, इट इज एक्चुअल व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू किसका? बायर। पॉइंट नंबर 1। What is symbolic delivery? When there is a delivery of the token of the transfer of something else. Delivery of the goods in case of transit may be made by handling over the document of title of goods. या तो फिर तीसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब क्या है? तो इन्हीं पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो। फिर भी अगर आपको नहीं लग रहा है तो मैं इसको लिखवा के देता हूँ। एक बार लिखवा के दूँ चलेगा कि नहीं लिखवाना है? सर अभी ना थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। लिख लो नालायक लोगों, लिखो भिखारी लोगों, लिखो। लिखना। टाइप्स ऑफ डिलीवरीज। टाइप्स ऑफ डिलीवरीज। पहला एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी, when the actual goods are delivered to purchaser, to buyer by seller, it's called as actual delivery of goods. Symbolic. When a symbol or document regarding goods is delivered to the buyer without the delivery of actual goods, it is called symbolic delivery. Full stop. For example, delivery of car key instead of car. दूसरा एग्जाम्पल, डिलीवरी of document of title to goods. Delivery of document or title to goods when goods are in transit. Full stop. उसके बाद में कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव क्या बोले एक बार उसे? डिलीवरी। when goods, या फिर ऐसा, सॉरी, when some act is done with goods
and delivered to a person representing buyer, delivered to person representing buyer, then without actually delivering to buyer is constructive delivery. Full stop. लिख लिया सबने? सांगा हो? डन एवरीबॉडी? जोर से बोलो सर नो. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जांपल क्या? टॉप चेंज ना? टॉप चेंज विथ वॉचमैन. भिखारी. डिलीवरी ऑफ गुड्स टू वॉचमैन. दूसरा और एग्जाम्पल? कई बार देखना आपने, आपके गुड्स कुरियर कंपनी आपके नियरेस्ट कुरियर लोकेशन के ऊपर भेज देती है. बोलो हाँ है ना? वहाँ से फ़ोन आता है, सर आप आपके गुड्स कलेक्ट कर लेना, कलेक्ट करने का अवधि है आज शाम 7 बजे तक. बोलो ऐसा ना? तुम गई नहीं तो शाम 7 बजे तक के बाद क्या माना जाएगा? शाम 7 बजे के बाद माना जाता है कि तुम्हारे गुड्स ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं, और अगर गुड्स में कोई प्रॉब्लम होता है तो तुम लॉस क्लेम नहीं कर सकते. क्लियर है? दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. मान लिया कि कर दिए. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार सर नो. सो कलेक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम शिपिंग हब कलेक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम क्या लिखवा उसे? शिपिंग हब. एक और एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का, एनीवन? बोलो. जहां गुड्स इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं. एनीवन विद द इंस्टॉलमेंट ऑफ गुड्स एग्जाम्पल? अरे इतने इजी एग्जाम्पल है, सोचो. इंस्टॉलमेंट में जहां से गुड्स मिलते हैं, कहां पे मिलते हैं इंस्टॉलमेंट में गुड्स? बिरयानी. ओके. सवेरे घर पे पेपर आता है सबके? जोर से बोलो ऐसा ना. 30 दिन के 30 पेपर आने चाहिए एक बिल में. बोलो हाँ या ना? डेली एक एक आता है. बोलो ऐसा ना? तो इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी आ रहा है, तो क्या पूरे पेपर मिलने के बाद ही आप ऐसा मानते हो कि डिलीवरी हो गई? डेली बेसिस पे हो रही है ना? सो डेली बेसिस पे जब कोई भी गुड्स इंस्टॉलमेंट में आते हैं तो आप उसको मानते हो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो रही है. कौन सी डिलीवरी हो रही है? कंस्ट्रक्टिव. क्योंकि ये नहीं बोल सकते कि नहीं हो रही, ये भी नहीं बोल सकते कि हो रही. बोलो हाँ या ना? पूरी डिलीवरी नहीं हुई है, पूरी हुई है ये भी नहीं बोल सकते, और नहीं हुई है ये भी नहीं बोल सकते. तो कौन सा टाइप की डिलीवरी हो गई? कंस्ट्रक्टिव. कि हो रही है अभी, मतलब एज गुड एज हुई गई है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस नो. आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ या ना. अच्छा. सो ये हो गया टाइप्स ऑफ डिलीवरी. उसके बाद में हम जा रहे हैं नेक्स्ट वाली चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, तूफान. बोलो हम्बा. सो वी आर लुकिंग फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डॉट. document of title and document showing title dust dot and dust. Are you ready? जोर से बोलो सर ना. डिफरेंस क्रिएट करना है, दोनों के बीच में एक सुंदर सी लाइन मारिए और एक भेदभाव खड़ा कर दीजिए. लाइन हमेशा बहुत बढ़िया सीधी मारनी चाहिए. हेलो गाइस, रेडी? सबसे पहले मीनिंग. मैं दोनों के पॉइंट्स भी लिखवा रहा हूं, डिफरेंस भी लिखवा रहा हूं.
हाँ पॉइंट्स चाहिए कंबाइन करके लिख लो, 1 2 3 4, और डिफरेंस चाहिए कॉलम लिख लो, ठीक है। सो मीनिंग, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का क्या मीनिंग है? एनीवन? जिसमें हमारा नाम लिखा रहता है? शादी का कार्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। और गुड्स कौन? गुड्स कौन शादी के कार्ड के ऊपर जिनके नाम लिखे हैं वो ना। ओके लिखो, पहले पढ़ लो चाहिए तो बाद में लिखो। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स इंक्लूड्स बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वार फिंगर्स, बगल पूरी डेफिनेशन पढ़ ली, घंटा कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उन्होंने सिर्फ एग्जांपल दिए, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट बोला है क्या? देखो ऊपर बोला है द डॉक्यूमेंट अमाउंट्स टू बी अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ओनली वेयर इट शोज द अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू डिलीवर द गुड्स टू अ होल्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब क्या? जिसके पास वो है उसको वो मिलेगा। व्हेन a document represents ownership of goods and it can be freely transferable and holder of document gets title to such goods, it's dot, it's केवल एक बार उसे डॉट, फुल स्टॉप। लिख लिया सबने? जोर से बोले सर। नो, व्हाट इज डस्ट? पॉइंट नंबर 1, the document represents the goods and also mentions the name of owner of such goods and cannot transfer title by delivery is dust. Cannot transfer title by delivery is a dust. लिव लगा? लॉजिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लिखते हो कि समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट वाला, सेकंड डिफरेंस। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, when document is handed over from one person to other, it transfers ownership with such a handing over. Point number 2, it requires valid agreement for a transfer
of such a document and or transfer of such document and ownership of goods. लिख लिया सबने? नेक्स्ट वाला negotiable. Dot is negotiable. Can be freely transferred. Dust is non-negotiable. Can be transferred with agreement. Can be transferred with the agreement. लिख लिया सबने? जोर से बोले yes or no. Examples. Can you tell me examples of document of title? Railway receipt, इसे आरआर कहा जाता है, नालायक. लॉरी रिसिट, भिखारी, हंसो मत. एलआर, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लैडिंग, yes or no? Either share certificate, property documents, etc. मस्त 4 पॉइंट वाला डिफरेंस बन गया आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, साथ में पॉइंट्स भी बन गए. ठीक है, चाहिए चारों पॉइंट लिखो, चाहिए तो डिफरेंस लिखो, तुम्हारी मर्जी, वॉट एवर यू विश फॉर. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? जोर से बोलो सर. नो सबको समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना हाँ या ना. सांडदार. ये होने के बाद में हम अगले वाली चीज के ऊपर जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के बाद में. नाउ वी आर गोइंग फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टी इन द गुड्स. क्या बोले एक बार से? प्रॉपर्टी. सबके बुक में प्रॉपर्टी लिखा हुआ है? बोलो हाँ या ना. एक बार कृपया उसको रीड करें. गो फॉर इट फास्ट, मन के मन में. चलो डन एवरीबॉडी. रीड कर लिया सबने? क्या मतलब होता है प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? पढ़ा ना तुमने अभी? जो प्रॉपर. ओके, फोकस करना अच्छे से. प्रॉपर्टी मीन्स जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स, दैट इज राइट ऑफ ओनरशिप इन द गुड्स, नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी. Note that general property in the goods is to be distinguished from the special property. It is quite possible that the general property in a thing may be in one person and the special property in the same thing may be in the another. Example, when the article is placed, the general property in the thing may be transferred subject to special property.
continuing to remain with the another person, that is pledge who has right to retain the goods pledged till payment of the क्या बार जिसे stipulated dues. सो एक होता है जनरल प्रॉपर्टी, एक होता है स्पेशल प्रॉपर्टी. वापस पढ़ते हैं नीचे. द एब्सोल्यूट ओनरशिप यूजुअली ऑफ अ पर्सनल प्रॉपर्टी विद द राइट ऑफ कंप्लीट डोमिनेशन ओवर इट इंक्लूड्स incidental right of possession and use and enjoyment or deposition or alienation. The property right or qualified interest in the property such as interest of a bailee, pledgee, lawful possessor, conditional vendee prior to full payment of the lien holder, subordinate to absolute, conditional or general property of the ownership. सर क्या मस्त पढ़ते हो तुम, घंटा समझ में नहीं आया पर. चलो आ जाओ, एक एग्जांपल बनाते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना. हैव यू हर्ड प्लेज? प्लेज मतलब सर वो बचपन में लेते थे, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और तब मैं सिस्टर में इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस माय ब्रदर्स एंड सिस्टर एक्सेप्ट फॉर द अनुष्का फ्रॉम क्लास सी, दीपिका फ्रॉम क्लास डी. बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो हाँ ना, कितने जोर से हाँ आया देखो उसका भिखारी मानस. ठीक है, लेट्स गो. सो प्लेज, व्हाट इज प्लेज? लेट्स टेक एन एग्जांपल. बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, फोकस करना अच्छे से. समझो कोई एक बंदा चाहिए, हाथ रेस कर लो, हाथ रेस करो, सबने ऐसे नीचे कर दिए, करो ना कोई. हाँ, नाम बोल भाई तेरे. मुक्या. मुक्या. मुक्या की गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड का नाम था जैस्मिन, बहुत सुगंधित थी. गर्लफ्रेंड का नाम क्या? अरे क्या हुआ, गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? अरे वो जैस्मिन रहता है ना यार, तुम कोई भी चीज देखो, सुगंधित बोला सबसे पहले उधर जैस्मिन लगा देंगे लोग. हाँ, अबे जैस्मिन इंग्लिश नाम है भिखारी. मोगरा लिखो. हाँ मोगरा. क्या लिखो अभी? हिंदू नाम हिंदी में लिखो. अभी क्या लिखूंगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना. मोगरा अच्छा लग रहा तेरे को? चंपा ना, चमेली, चंपा, हिंदू नाम लिखो बोले. लेट्स गो. सो मुखिया की गर्लफ्रेंड थी, क्या बोले एक बार उसे, जैस्मिन. और आई 14 फरवरी. 14 फरवरी को मुखिया ने जैस्मिन को हीरो का हार दिया, और फिर बुकिंग नहीं सॉरी, और फिर उसके, अरे फोकस, हीरो का हार दिया. और उसके बाद में मुखिया ने हीरो का हार देने के बाद जैस्मिन को बोला आई लव यू. जैस्मिन बोले चल हट भड़को, मैं सॉरी. अरे ऐसा मतलब अरे वो तो मुखिया ने जैस्मिन को हीरो का हार दिया. जैस्मिन हीरो के हार पे भी नहीं वाली, बोले चल हट नालायक मुलगा. ठीक है, और हीरो का हार वापस फेंक के मारा मुखिया को. अब मुखिया क्या करेगा हीरो के हार का, खुद तो पहन के घूमेगा नहीं. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया फेल. तो मुखिया चला गया लिक्विडिटी क्रंचेस की वजह से, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना था, इसलिए हीरो का हार लेके मनप्पुरम गोल्ड लोन के पास, सोने तारण कर्ज, क्या बोले एक बार, मनप्पुरम गोल्ड लोन. अब गोल्ड लोन वाले के पास में गया, और गोल्ड लोन वाले को इसने बोला मुखिया ने कि ये हीरो का हार मेरे को गिरवी रखना है, बदले में मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए. हीरो का हार था 4-5 लाख रुपए का, तो 2 लाख मनप्पुरम गोल्ड वालों ने दे दिए, और हीरो का हार मुखिया ने ट्रांसफर कर दिया. किसको बोले एक बार, उसे मनप्पुरम गोल्ड लोन वाले को. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोले ऐसा नो. अब हीरो का हार जब इसको दिया, तो ये देखो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन, ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या बोले एक बार उसे, लोन. और ये जो हीरो का हार ट्रांसफर किया, इसको ऊपर ले लेते हैं. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. समझ में आ रहा है सबको? बेलमेंट पता है तुम्हें? बेलमेंट नहीं पता तुमको? बेलमेंट पता होगा ना यार. जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को मूवेबल गुड्स देता है किसी भी चीज से, तो उसको बेलमेंट कहा जाता है. नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल, लेट्स गो.
समझो दूसरा एग्जांपल, दूसरे कैरेक्टर चाहिए कोई। हाँ ये तो है ही अपना आशा। हाँ बाजू में आशा के अजिंका, अजय, अजय, ठीक है। अब आशा के पास 10 एकड़ लैंड थी, 10 एकड़ लैंड जोतनी थी। क्या बोला अब मैंने? अरे लैंड जोतना एग्रीकल्चर मैन, तो कैसा हंस रहे? JYOTNE जो भी होगा। सो आशा को, अब मुझे एक बात बताओ, हल खुद आशा चलाएगा क्या? आशा अगर हल चला तो बैल क्या करेगा? तो ऐसे सिचुएशन में आशा के पास एक बैल था। अबे रुके ओए, बैल बन रहा है अभी, बाकी है बैल बनना। खावा जीवन में बैल है ना। अरे कितना अच्छा ड्राइंग बना। बचपन मेरे को ड्राइंग में आउट ऑफ आउट मार्क मिला करते थे, ठीक है। सो आशा के पास बैल था, तो आशा और बैल दोनों मिलके खेत में चले गए, खेत जोतने के लिए। अरे फोकस, ठीक है। तो आशा का 10 एकड़ का खेत जोतना हो गया, और फिर अजा जो था, अजा ने देखा कि आशा और बैल खेत को बहुत अच्छे से जोत रहे हैं। अरे क्या हुआ? तो ऐसे सिचुएशन में अजा आया आशा के पास। अजा आशा को बोलता है, भाई तेरा बैल बहुत ही अच्छे से क्या तू ये बैल मुझको देगा? तो आशा बोले बिल्कुल ले जा, कोई दिक्कत नहीं। तो आशा ने बैल ट्रांसफर किया किसको? जोर से बोलो, किसको ट्रांसफर किया? अजा। और फिर अजा और बैल मिलके उसके खेत को आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो ऐसा ना। मुझे तो बैल इज ए मूवेबल गुड्स, लाइव स्टॉक होता है ना, बोलो हाँ या ना। व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू अनदर इज कॉल्ड बेलमेंट। अब यहां पे आशा इज कॉल्ड एज बैलौर, आशा इज कॉल्ड एज क्या? बैलौर। अजय इज कॉल्ड एज बैली, क्या कहा जाता है? बैली। सो व्हेन बैलौर बैल्स द बैल टू बैली इज अ बैलमेंट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? सो फोकस। सो व्हेन द बैलौर, बोलो सब जन एक बार, क्या बोलना है? व्हेन द बैलौर बैल्स द बैल टू द बैली इज अ बैलमेंट। कंसेप्ट समझ में आया? पक्का हाँ है ना? जोर से बोलो हाँ या ना। अब जाते हैं प्लेज पे। तो आपने देखा कि यहां पे प्लेज में भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, बोलो हाँ या ना। प्लेज में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? एक है गुड्स ट्रांसफर किया जा रहा है, द गुड्स ट्रांसफर इज अ बेलमेंट, और लोन लिया जा रहा है, दैट इज अ लोन। सो व्हाट इज प्लेज? प्लेज इज अ लोन प्लस बेलमेंट। प्लेज इज अ लोन प्लस क्या लिख बाजू से? बेलमेंट। इट इज कॉल्ड एज क्या लिख बाजू से? प्लेज। सबको समझ में आ रहा है? सबको हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना। अब ये प्लेज है, तो ऐसे सिचुएशन में जरा फोकस कीजिएगा, ठीक है। इसमें जो प्लेज करता है उसे कहा जाता है पॉनर। मेरी गलती नहीं है, उसको पॉनर ही कहा जाता है। समझ में आ रहा है? और जिसको प्लेज किया जाता है उसे कहा जाता है पॉनी। समझ में आ रहा है? जिसको प्लेज किया उसे क्या कहा जाता है? पॉनी। When pawner pawns the goods to the pawnee, when pawner pawns the goods to the pawnee, it is called as pledge. Pledge. It is called as pledge. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अरे जोर से बोले ऐसा ना। आप इतने जोर से हंसो मत। वो हिस्ट्री टीवी 18 पे एक सीरीज आया करता था, पॉन स्टार नहीं। अरे वो PAWN वाला था, हब वाला नहीं था वो। जिंदगी। सो पॉनर, नाउ फोकस, फोकस। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से,
मुझे एक बात बताओ, हीरो के हार का ओनर कौन है? बोले एक बार जोर से। मुखिया। जोर से बोलो, हीरो के हार का ओनर कौन है? मुखिया। तो मुखिया इज कॉल्ड टू हैव अ जनरल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? बोले एक बार जोर से। जनरल प्रॉपर्टी। व्हाट इज जनरल प्रॉपर्टी? मुखिया के पास ये हीरो के हार का ओनरशिप है। कल जाके अगर मुखिया ने बैंक को बोला कि भाई साहब ये हीरो का हार वापस दो, बदले में सोने की घड़ी ले लो या चांदी की घड़ी ले लो उतने ही वैल्यू की, तो बैंक को हीरो का हार वापस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? अरे जोर से बोलो, हाँ या ना। बदले में वो सिक्योर्ड एसेट दूसरी दे रहा है ना, बैंक को क्या लेना देना सोने का है या चांदी का है? बैंक को सिर्फ उसका जो लोन है उतना अमाउंट कवर करने से मतलब है। बोलो हाँ या ना। सो कल मैंने अगर 5 लाख का हीरो का हार ले लिया और 10 लाख का मैंने सोने का हार देने की कोशिश की, तो बैंक तो खुशी खुशी ले लेगा ना, और बैंक मना भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ओनर मुखिया है एंड मुखिया कैन डिसाइड व्हाट कैन हैपन विद द हार। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोले सर नो। पर जो मनप्पुरम गोल्ड लोन्स वाले हैं, इनके पास में जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है स्पेशल। कौन सी प्रॉपर्टी? सब जन बोले एक बार उसे। स्पेशल प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल प्रॉपर्टी? स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब क्या? अगर मुखिया ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया, अगर मुखिया ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया, तो क्या बैंक हीरो का हार बेच सकती है? जोर से बोलो हाँ या ना। पहला राइट, दैट बैंक हैव अ राइट टू सेल, ये सुनो। दूसरा, क्या बैंक इस हीरो के हार का पोजीशन लोन रिपे होने तक खुद के पास रख सकती है? जोर से बोलो हाँ या ना। दिस इज कॉल्ड एज लीन, राइट ऑफ लीन। सुना होगा, दिस इज कॉल्ड एज लीन, कि पैसे के खिलाफ तुमने कोई चीज का पोजीशन रख लिया। लीन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पोजीशन। बोलो हाँ या ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। अरे जोर से। तीसरा, अगर ये मुकेश ने लोन रिपे कर दिया, अगर मुखिया ने क्या रिपे कर दिया? बोले मुखिया ने लोन रिपे कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या बैंक इस हार को रिलीज करने का भी राइट रख सकती है? सो रिलीज ऑफ द असेट, रिलीज ऑफ असेट। अच्छा, मुखिया ने लोन रिपे नहीं किया और बैंक के सामने जाके गिड़गिड़ाने लग गया कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है मोगरा, वो वही हार वापस मांग रही है। वो वही क्या वापस मांग रही है? बोले एक बार हार, उसको वही चाहिए, उसको दूसरा चाहिए ही नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे सिचुएशन में बैंक वॉलेंटरीली भी जो सिक्योर्ड असेट है, हार है, उसको रिलीज कर सकती है चाहिए तो? मतलब बैंक को ऐसा लगा कि जाने दे यार, कोई दिक्कत नहीं। रहता है ना लेंडर के पास में, साहूकार के पास कई बार जमीन रहती है, बोलो हाँ है ना। फिर वो खेती वाले को रोना धोना देख के बोल रहा है जाने दे, ये जमीन भाई ले ले, तू आराम से पे करता रहे। बोलो ऐसा ना। तो सिक्योर्ड असेट रिलीज करने का राइट भी बैंक के पास है। अब ये जो राइट है, ये तीनों राइट बैंक के पास है, पर क्या बैंक को इस राइट्स की वजह से ओनरशिप मिला है? जोर से बोलो, ओनरशिप मिला है? क्या बैंक इस हीरो के हार को डिसमेंटल करके हीरो के इयररिंग्स, हीरो के ब्रेसलेट्स ये बना सकती है? बैंक नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बैंक इसको हार को जैसा का वैसा रखना पड़ेगा। वो इयरिंग ब्रेसलेट्स इस हार से डिसमेंटल करके नहीं बना सकती। पर मुखिया अगर चाहे तो ये हार वापस लेके गोल्ड सोने का हार देके इस हीरो के हार से इयरिंग्स और ब्रेसलेट्स बना सकता है या नहीं बना सकता है? सो मतलब क्या है कि मुखिया हैव द ओनरशिप। मुखिया क्या है? ओनरशिप। व्हेन यू हैव ओनरशिप एंड टाइटल टू गुड्स, जिसमें आप गुड्स के साथ कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग। मुखिया इसको कल सवेरे उठ के ऐसे जमीन खोद के उसके अंदर दफना दे, उसके ऊपर टूम स्टोन, जैस्मीन मर गई, उसकी मर्जी। बोलो हाँ है ना। कल जाके मुखिया इस हार को मुथामुआ नदी में फेंक दे, उसकी मर्जी। पर क्या बैंक ऐसा कर सकती है? नहीं। बैंक एक तो उसको सेल कर सकती है, लीन कर सकती है, रिलीज कर सकती है। बैंक के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। कंसेप्ट समझ में? तो बैंक के पास जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? स्पेशल। उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी के अंदर जब तक लोन रिपे नहीं होता। पर मुझे एक बात बताओ, बैंक को सच में क्या हीरो के हार में इंटरेस्ट है या लोन के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है? आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? तो इट इज कॉल्ड एज जनरल प्रॉपर्टी एंड दूसरा कौन सा है? स्पेशल। सबको समझ में आया अच्छे से? जोर से बोले एक बार यस और नो। तो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए, ड्रॉ इट। ठीक है, अच्छे से लिख के रखना। बैल भी ड्रॉ करना है क्या तुमको? नहीं ना? हाँ।
डन। ये ड्रॉ कर लिया सबने? हो गया सबका? नीचे नोट डालिए, जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिएगा। लिखना, जनरल प्रॉपर्टी इज एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द गुड्स। जनरल प्रॉपर्टी इज द एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द गुड्स। General property is the absolute ownership of the goods with specific person who dominate over the goods, and its incidental rights, who dominate over the goods and its incidental rights. Its enjoyment and disposal also. Its enjoyment and disposal also. Full stop. Special property नीचे, special property. The qualified interest or right in a property such as right to sell, comma right of lien, comma release of property, comma use of property, etc. Release of property, use of property, etc. Without the ultimate right to dispose of the same, is a special property. फुल स्टॉप। लिख लिया सबने? जोर से बोले यस और नो। समझ में आया सबको? हाँ है ना? ओके, सो नेक्स्ट अगली चीज के ऊपर हम जा रहे हैं। अगली चीज जो हम देखने वाले हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मैडम लग गई क्या? अरे बॉयफ्रेंड का कॉल है लगता। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीजें आती है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रॉपर सेल तो आता ही है एंड एट द सेम टाइम एग्रीमेंट टू सेल भी आता है। प्रॉपर सेल का मतलब क्या है? जो नॉर्मल सेल होता है कैश सेल, उसको हम क्या कह सकते हैं बोले एक बार? जो प्रॉपर सेल। कैश सेल को हम क्या कह सकते हैं बोले एक बार? प्रॉपर सेल। व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल? दैट इज फ्यूचर सेल। एग्रीमेंट टू सेल इज क्या बोले एक बार? जो फ्यूचर सेल। कैश सेल एक हाथ दो एक हाथ लो। एग्रीमेंट टू सेल कोई ऑर्डर देके कोई चीज बनवाना और बाद में आना, जैसे प्री बुकिंग ऑफ द कार। हमने प्री बुकिंग ऑफ कार में पैसा दे दिया, प्री बुकिंग कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप आगे जाके उसको परचेस करने वाले हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो दैट इज कौन सा बोले एक बार? जो एग्रीमेंट टू सेल। और सेल में ये दोनों आता है, सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अब उसके कुछ इसेंशियल है। सेल करने के लिए कम से कम दो पार्टीज चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। खुद बंदा खुद के एक जेब से निकालेगा, दूसरी जेब में डालेगा, अच्छा लगेगा? दूसरा वाला सब्जेक्ट मैटर गुड्स ही होना चाहिए, क्योंकि हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में है। तीसरा प्राइस मनी ही होना चाहिए, पैसा ही होना चाहिए, बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा। सो मैं लिख के रखूं बार्टर सिस्टम क्या बोले एक बार? उसे नहीं चलेगा।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बायर से सेलर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप जाना ही चाहिए। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट होना चाहिए, एकदम प्रॉपर होना चाहिए। नीचे बोला है फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इमीडिएट डिलीवरी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए, हाँ एग्रीमेंट टू सेल के लिए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब जो सेल कर रहे हो एक हाथ लो, इमीडिएट डिलीवरी होना चाहिए। देयर मे बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस बट इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी इज टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स बट इमीडिएट प्राइस पेमेंट हो सकता है, हो सकते, या तो फिर देयर इज अ डिलीवरी और द पेमेंट और बोथ आर एट इन द इंस्टॉलमेंट्स। जैसे ये आपको नहीं समझेगा इसलिए एक डायग्राम बनाता हूं। इमीडिएट डिलीवरी, स्पेलिंग ही याद नहीं आ रहा था, इमीडिएट फुटूरे, इमीडिएट एंड क्या बोले एक बार उसे, फुटूरे, प्राइस डिलीवरी। आर यू गाइज रेडी? सबसे पहले सब रेडी है ना? सबसे पहले कुछ तो भी गलत को एक दिमाग लगाने दो। हाँ वही तो मैं बोलूं, कुछ तो भी गलत हो रहा है। अब आया ध्यान में, प्राइस को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, इमीडिएट पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट। सब जन लिखते जाओ, प्राइस को दो पार्ट में डिवाइड किया, इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, फ्यूचर पेमेंट ऑफ प्राइस। डिलीवरी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इमीडिएट डिलीवरी, फ्यूचर डिलीवरी। दिख रहा है सबको? दिखेगा? चलो ऐसा ड्रॉ कर लिया सबने। इसमें अब बनाएंगे लाइंस, लाइन हमेशा बोलो रे। दिख रहा है सबको? बोलो हाँ है ना? समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? अरे बोलो ना यस और नो। चलो नाउ आई एम गोइंग फॉर द, मैंने क्या किया, मैंने प्राइस को लिखा, प्राइस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस, फ्यूचर पेमेंट ऑफ द प्राइस। डिलीवरी ऑफ गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, फ्यूचर डिलीवरी ऑफ द गुड्स। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दोगे तो समझेगा। जैसे सबसे पहला क्वाड्रेंट नंबर 1, quadrant number 1, if there is immediate payment of price and there is immediate delivery of goods, immediate payment of price and immediate delivery of goods, बराबर है? बोलो हाँ या ना? इस ब्लॉक में यही आएगा ना? अरे यस और नो? इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस एंड इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो मुझे एक बार बताओ ये सेल को क्या कहा जाएगा? कैश सेल या एग्रीमेंट टू सेल? कैश सेल या एग्रीमेंट टू सेल? तो सब जन बोलेंगे कैश सेल। बोलो हाँ है ना? दूसरा, देयर इज फ्यूचर पेमेंट ऑफ द प्राइस एंड इमीडिएट डिलीवरी। प्राइस फ्यूचर में मिलने वाला है, डिलीवरी इमीडिएट मिलने वाली है। एग्जाम्पल, क्या प्राइस फ्यूचर में दोगे, डिलीवरी इमीडिएट ले ली?
कार? ईएमआई पे तो बैंक लोन होता है। जब तुम किसी रिलेटिव के यहाँ से, रिलेटिव की दुकान से कुछ परचेस करते हो या पहचान वाले की दुकान से कुछ परचेस करते हो जो तुमको परचेस नहीं करना है पर सामने वाला चिपका देता है, बोलो हाँ है ना। अरे भैया ये फ्रिज देखो, अरे एक नंबर जबरदस्त फ्रिज है। तुम बोलते नहीं रे यार पैसे नहीं। अरे पैसे मांगे कहाँ आपको, तुम ले जाओ ले जाओ, पैसे कौन, पसंद आए पैसे देना, आराम से देना, कोई घाई नहीं। बोलो हाँ है ना। नुक्कड़ की दुकान पे राशन वाले के साथ में तुम्हारा अकाउंट चलता होगा घर वालों का, हाँ है ना, कि घर वालों का कुछ किसी ना किसी एक जगह पे उधारी चलती है, बोलो हाँ है ना। तो इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स है, फ्यूचर पेमेंट ऑफ प्राइस है, दैट इज अ क्रेडिट सेल। अब मुझे एक बात बताओ, क्रेडिट सेल इज अ सेल और एग्रीमेंट टू सेल? Whether it is a sale or an agreement to sell, it is an agreement to sell. Agreement to sell. फिर quadrant number 3, quadrant number 3, that is immediate price and delivery in the future. बोलो हाँ है ना। प्राइस इमीडिएट ले लिया, डिलीवरी बोले बाद में दूंगा फ्यूचर में। एग्जाम्पल ऑनलाइन शॉपिंग, बोलो हाँ है ना। इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस है, डिलीवरी आपको बाद में मिलेगा। कार परचेस, बाइक परचेस, पैसा आप भी देते हो, नंबर रजिस्ट्रेशन वगैरह सब क्लियर करने के बाद आता है, बोलो हाँ है ना। सो देयर इज ऑनलाइन शॉपिंग, कार परचेस, बाइक परचेस। मुझे बताओ ये सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है? इज दिस अ सेल और एग्रीमेंट टू सेल? इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस है, गुड्स फ्यूचर में आने वाले हैं। जोर से बोलो। प्राइस पहले ही पे हो गया, गुड्स नहीं आए। सेल ऑन एग्रीमेंट, सो इट इज एन एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नेक्स्ट वाला, फोर्थ वन, आपका फ्यूचर पेमेंट ऑफ प्राइस है एंड डिलीवरी भी फ्यूचर है। एग्जाम्पल कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी, बोलो हाँ है ना। और टेलर मेड क्लोथ्स, टेलर मेड क्लोथ्स में तुम पहले सिर्फ कपड़ा देके जाते हो ना, पूरा पेमेंट तो स्टिचिंग के बाद होता है, हाँ है ना। टेलर्ड क्लोथ्स मुझे होता है सेल है, एग्रीमेंट टू सेल है? ऑब्वियसली एग्रीमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ऐसे 4 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं प्राइस और डिलीवरी से रिगार्डिंग। इज इट वेरी क्लियर बच्चों? जोर से बोले सर नो। और ये चारों के चारों कॉन्ट्रैक्ट आपके आते हैं कौन से पैरामीटर में आते हैं? दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कौन से कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर नो। तो यहां आपका कॉन्ट्रैक्ट सेल, एग्रीमेंट टू सेल ये होता है क्या एक बार उसे खत्म। अब इसके बाद में आपके बुक में 2-3 डिफरेंसेस देके रखे, दिख रहे हैं सबको? बोलो हाँ या ना। ये डिफरेंसेस हम अभी नहीं लेंगे, ये चैप्टर के एंड में लेंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद। फिलहाल हम इन डिफरेंसेस को नहीं देखने वाले, ठीक है? ओके, आज के लिए फिर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, काफी करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो क्वेश्चन कृपया सॉल्व करके लाना पेज नंबर के साथ। एक तो फोटो खींच लो या तो फिर तुम्हारे बुक में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस है, वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर है कौन सा है? 2.1, ऑब्वियसली पेज नंबर 2.1, ठीक है। ये वाला सवाल आरटीपी 19 का दे लिया सबने, हाँ है ना? आगे बढ़ू पक्का? आरटीपी 19, उसके बाद में सेकंड वन ये वाला, पेज नंबर है इसका 2.2, लिख लिया सबने?
कैटेगरीज इसमें नहीं है क्या? ये तीसरा वाला, एक्सप्लेन डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म्स। ठीक है, 3 क्वेश्चन करके लाने हैं। समझ में आया पक्का? जोर से बोलो सर। नो, आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू गाइस।